सबसे पहला प्लेटो है। और आज हम लोग जो है प्लेटो के बारे में जो है अध्ययन करेंगे कि प्लेटो के दार्शनिक विचार कौन से हैं, शैक्षिक विचार क्या हैं, प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या है। आज कई सारे टॉपिक को लेकर के प्लेटो के विषय में जो है समग्र अध्ययन करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें जो है आज हम लोग किन किन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्लेटो का संक्षिप्त परिचय क्या है, कार्य एवं रचनाएं क्या हैं, चिंतन पद्धति क्या है। प्लेटो के विचारों को दो भागों में रखा गया है। पहला है दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचार में आदर्शवाद संबंधी विचार हैं, फिर जगत संबंधी विचार हैं, ज्ञान संबंधी विचार हैं, आत्मा संबंधी विचार हैं। फिर 20 पार्ट के अंतर्गत शैक्षिक विचारों को पढ़ेंगे। उसमें शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा के कार्य तथा उद्देश्य क्या है, शिक्षा योजना क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है, शिक्षार्थी की स्थिति के विषय में क्या बताया गया, विद्यालय का क्या कार्य है, अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे, स्त्री शिक्षा के बारे में जानेंगे, शैक्षिक प्रशासन किस तरह से करना है, क्या उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात प्लेटो का मूल्यांकन शिक्षा शास्त्री के रूप में जानेंगे, उनके गुणों के बारे में और दोषों के बारे में। और फिर उसके बाद प्लेटो का योगदान एवं प्रभाव क्या रहा है और उन्होंने किस किस चीज़ों में जो है अपनी अच्छी भूमिका अदा की है इसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हमारी संदर्भ ग्रंथ सूची होगी। आइए अब सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना में देखिए पहला पॉइंट है पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक शासन। ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में जहाँ सिकंदर जैसे महान शासकों और पेरिक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया, वहाँ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। प्लेटो समूची पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप प्रतिपादित नहीं किया। इसलिए जो है इन्हें पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप। जहाँ तक बात राजनीतिक दर्शन की है तो राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप प्रदान करने वाला प्राथमिक राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो ही था, क्योंकि उसने ही राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप में सबसे पहले प्रतिपादन किया और राजनीतिक दर्शन को तार्किक ढंग से एक नया स्वरूप प्रदान किया। इसलिए राजनीतिक दर्शन को तर्कसंगत रूप में सबसे पहले प्रतिपादित करने का अगर श्रेय जाता है तो वो श्रेय केवल प्लेटो को ही जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है राजनीतिक चिंतन, मानव कल्याण का अजर अमर संदेश। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश है। अगर हम शैली के शब्दों में देखें तो शैली ने ये कहा है वह प्रथम संभवतः अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। यानी कि अगर हम शासन की बात को देखें तो ना तो सर्वाधिक धनवान व्यक्ति की आवश्यकता है, न सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की आवश्यकता है और ना ही सर्वाधिक चालाक व्यक्ति की आवश्यकता है। जैसा कि सैनी महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, उन्होंने ये बताया है कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य व्यक्ति का ही विराट। ऐसी बात प्लेटो ने बताई है। उसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है और जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत्य, रज और तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सत्वगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। यही एक शाश्वत सत्य है और इसी शाश्वत सत्य को प्लेटो ने राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है इसके अंतर्गत बताया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्लेटो का संक्षिप्त परिचय क्या है, फिर इसके बाद जीवन परिचय को भी जानेंगे। तो संक्षिप्त परिचय में देख लेते हैं स्लाइड में। पूरा नाम जिनका प्लेटो है, राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है,
एक अन्य नाम उनका अफलातून भी है, इसके बारे में अभी आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज है। प्लेटो की उपाधि जो दी गई थी इन्हें सुकरात के द्वारा दी गई थी। प्लेटो का जन्म जो है 428 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी जन्मभूमि जो है वो एथेंस है। इनकी मृत्यु जो है 347 ईसा पूर्व हुई थी। इनके मृत्यु स्थान जो है वो एथेंस ही है। इनके पिता का नाम, अभिभावक में पिता का नाम एरिस्टोन है तथा माता का नाम पेरिस्टोन है। गुरु सुकरात हैं। नेक्स्ट, कर्मभूमि यूनान है। कर्म क्षेत्र पाश्चात्य दर्शन है। मुख्य रचनाएं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लाज, सिम्पोजियम और भी कई सारी पुस्तकें हैं जिनके बारे में अभी आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रसिद्धि इनकी दार्शनिक के रूप में है। नागरिकता का सवाल है तो नागरिकता ग्रीक है, यूनानी है। संबंधित लेख इन्होंने सुकरात और अरस्तु के विषय में लिखे हैं। अन्य जानकारी में एक प्रमुख जानकारी यह है कि 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना था तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु हो जाने के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा सी हो गई और उसने मिस्र, इटली, सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की थी। यानी कि इनका जो प्रमुख कार्य था वो अकादमी की स्थापना करना था। अब आ जाते हैं इसके पहले और इसके बाद देख लेते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। तो अभी हम लोग जीवन परिचय संक्षिप्त जो पढ़ रहे थे प्लेटो का संक्षिप्त परिचय, अब हम लोग जो है इसके जीवन परिचय को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कुछ जो इनके जीवन से संबंधित बातें हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है कि प्लेटो का जन्म एथेंस में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। उसके कंधे भरे हुए और चौड़े थे, इसी कारण उसके जो व्यायाम शिक्षक थे उन व्यायाम शिक्षक ने उनका नाम प्लाटून रख दिया था। और क्योंकि अगर देखा जाए तो प्लाटून जो है उसके बाद थोड़ा सा और शुद्धिकरण होते होते प्लेटो आ गया और प्लेटो शब्द का अर्थ होता है चौड़ा, चैप्टा। प्लेटो शब्द का शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लाटोन है। अरबी में अगर इसी का विकृत रूप देखा जाता है उसे ही अफलातून कहा गया है। धीरे धीरे प्लाटोन के स्थान पर कालांतर में प्लेटो शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा। प्लेटो एक अमीर और प्रसिद्ध व्यवस्थापक था, यानी कि बहुत ही अमीर घराने से संबंधित थे और जो अगर व्यवस्थापक के रूप में देखा जाए तो काफ़ी ही उच्च कोटि के, जिसने एथेंस को प्रसिद्ध कानून भी भेंट किया था। कानून के अंतर्गत नियमों को प्रतिपादित करने वाले न्याय संगत सिद्धांत का भी निर्माण किया था। आगे है प्लेटो का पालन पोषण अमीरों की भांति हुआ था। उसका स्वभाव भी संपत्तिशालियों की तरह ही था। प्लेटो ने उस समय की तात्कालीन उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अपने पिता अरिस्टन से उसने कुश्ती लाना सीखा था। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और देखने में वह सुंदर था। व्यायाम में दक्ष होने के कारण उसने कई सारे इनाम भी जीते थे। उसने एथेंस की सेना में भी काम किया। प्लेटो को उस समय की सबसे बढ़िया शिक्षा मिली। अब जो इनके जीवन में एक घटना घटी थी वो 20 वर्ष की अवस्था में घटी थी, जिसने इनके जीवन को काफ़ी अधिक परिवर्तित भी कर दिया, प्रभावित भी किया। और वो घटना क्या थी कि जब ये 20 वर्ष की अवस्था में थे तो प्लेटो महासुकरात के संपर्क में आए और उससे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उसने अपने व्यक्तित्व को सुकरात के व्यक्तित्व में विलीन कर दिया और दर्शन को अपना प्रिय विषय बना लिया। लगभग 8 वर्ष तक सुकरात का शिष्य बना रहा। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को विष दिया गया और उस समय प्लेटो की अवस्था 28 वर्ष थी, यानी कि 8 वर्षों तक जो है सुकरात के शिष्य बने रहे प्लेटो। और उसके बाद 28 वर्ष। हेलो हेलो, यस सर, जी आवाज़ आ रही है। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। रात को विष दिया गया। अवस्था 28 वर्ष, यानी कहने का अर्थ है कि 8 वर्ष तक लगातार जो है रात के संपर्क में रहे। रात को विष दिया गया और उस समय 28 वर्ष की थी।
इंद्रेश जी इसके अपना माइक ऑफ करिए। सर आप इनसे म्यूट कीजिए। आवाज आप डिस्टर्ब हो अपने पास रही है। म्यूट कर दीजिए। वाइस बहुत डिस्टर्ब कर रही है। सभी लोग अपने आप को कृपया म्यूट कर लें। आगे देखिए, नेक्स्ट है पॉइंट। इसके बाद से प्लेटो के जीवन का दूसरा भाग आरंभ होता है। अपने परम प्रिय गुरु की निर्मम हत्या से प्लेटो की आत्मा विद्रोह कर उठी, यानी कि जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात को विष दिया गया तो इस तरह से उनकी हत्या हो गई थी, और इससे जो है उनकी जो आत्मा थी वो विद्रोह कर उठी। जिस एथेंस ने उसके गुरु की कीमत नहीं पहचानी, उसमें रहना प्लेटो ने निरर्थक समझा। एथेंस के वातावरण को अपने लिए प्रतिकूल पाकर प्लेटो फिर से अपने नगर से स्वतः निर्वासित हो गए। 10 वर्ष तक अपने देश से बाहर रहे और अन्य स्थानों के अतिरिक्त मेगारा, मिस्र और इटली में काफी समय बिताया। मेगारा में उनके एक मित्र सहपाठी यूक्लिड रहते थे, जो कि एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। प्लेटो की विदेश यात्रा का जो प्रथम लक्ष्य था वो मेगारा ही बना। यहाँ पर उन्होंने यूक्लिड के सहयोग से सुप्रसिद्ध दार्शनिक पार्मेनाइडिस के सिद्धांत का अध्ययन किया। मिस्र में प्लेटो ने सभ्यता के विकास को अपनी आंखों से देखा और वहाँ की सभ्यता पर आश्चर्यचकित हो गए, और वहाँ पर उसे पता चला कि मिस्र की तुलना में एथेंस इतना ही है, यानी कि मिस्र का काफ़ी कुछ विकास हो गया था। वहाँ पर नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। इतना अधिक विकास देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए थे प्लेटो। जबकि उन्हें तब ये बात का एहसास हुआ कि वास्तव में अगर देखा जाए तो एथेंस कितना हीन है इस मिस्र की तुलना से। इटली में उन्होंने पाइथागोरस के मत का अध्ययन किया था। सिसिली में जाकर उन्होंने शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था। इस प्रकार 10 वर्ष तक विदेश भ्रमण करने के पश्चात एथेंस वापस आए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पाठशाला अकादमी की स्थापना की। राजनीतिक जीवन से अलग होकर उन्होंने अब शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। प्लेटो के जीवन का जो तीसरा भाग है वो यही था। क्या काम, यानी कौन सा काम? शिक्षा। प्लेटो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अध्ययन एवं अध्यापन तथा लेखन कार्य करते रहे, और अंत में 347 ईसा पूर्व में परिचय हुआ। अब में भी ये आता रहता है, कंप्यूटर में भी पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना किससे संबंधित है, क्या क्या कहा गया है। तो आज इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लेटो के कार्य एवं रचनाएं, प्लेटो की रचनाएं, तो इसमें बताया गया है प्लेटो की रचनाएं संवाद ग्रंथों के रूप में है। संवाद ग्रंथ उनके ज्ञान, चिंतन तथा अभिव्यक्ति को प्रमाणित करते हैं। यानी कि ये जो सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, मोस्टली जो ग्रंथ हैं इनके अधिकतर वो सभी संवाद ग्रंथों में है, डायलॉग फॉर्म में है। डायलॉग आप जानते होंगे कि कम से कम 2% का होना अनिवार्य होता है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो चर्चा पर चर्चा करते हैं, डायलॉग फॉर्म में होते हैं। तो उसी को बताया गया है संवाद ग्रंथ में उनके ज्ञान, चिंतन तथा आदि अभिव्यक्ति को प्रमाणित करते हैं। प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो काल के आधार पर 4 भागों में बांटी जा सकती हैं। प्रथम वर्ग आता है सुकरात से संबंधित, यानी कि जो प्रथम वर्ग है सुकरात से संबंधित रचनाएं हैं। इन रचनाओं के विचार सुकरात के विचारों की ही अभिव्यक्ति है, या सुकरात के विचारों से ही ओतप्रोत हैं। और इनमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अपोलॉजी है, प्लेटो, यूथिफ्रो, गॉडियस, ये प्रथम वर्ग से संबंधित है, जो कि सुकरात से संबंधित इसमें जो है रचनाएं। अब आ जाते हैं क्या सभी रचनाएं सुकरात की मृत्यु से संबंधित हैं। प्रथम जो 2 रचनाएं हैं अपोलॉजी और प्लेटो, ये राज्य की आज्ञा का पालन तथा उसकी सीमा से संबंधित है। अब द्वितीय वर्ग में आ जाते हैं। तो द्वितीय वर्ग की जो रचनाएं हैं वो प्लेटो के अपने विचारों से संबंधित हैं, और इन द्वितीय वर्ग की रचनाओं को 380 ईसा पूर्व के समय से पूर्व की हैं। इसमें प्रमुख रूप से मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, फेड्रस आदि हैं। यह सभी रचनाएं प्लेटो की चरम उत्कृष्ट साहित्यिक एवं दार्शनिक प्रतिभा को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
तीसरा वर्ग, तो तीसरे वर्ग में संवाद या कथोपकथन है जो कि डायलॉग फॉर्म में है। इसमें प्लेटो की शैली, विचार और व्यक्तित्व से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धति से है। इसमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पार्मेनिडीज, यूडिसस, सोफिस्ट, स्टेट्समैन। इसके बाद अंतिम वर्ग आ जाता है जिसे हम चतुर्थ वर्ग कहते हैं। चतुर्थ वर्ग की प्रमुख रचनाएं सिलिबस, टाइनियस, लॉज, और लॉज जो है ये अंतिम ग्रंथ है जिसको अंतिम समय में इन्होंने जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो है लिखा हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं, लॉज जो है वो प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जिसमें सुकरात एक चरित्र के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। अब आ जाते हैं इन सभी रचनाओं को अगर हम देखें तो इन सभी रचनाओं में प्लेटो की सर्वोत्तम रचना जो है वो रिपब्लिक है, जिसके द्वारा प्लेटो राजनीति, दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, कला, नीति शास्त्र आदि के क्षेत्र में एक मेधावी व सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यह रचना राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व अमूल्य देन मानी जाती है जो कि रिपब्लिक के नाम से। नेक्स्ट, द स्टेट्समैन विलाज नामक ग्रंथ लिखे गए हैं इनके द्वारा जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। अगर स्टेट्समैन में देखें तो सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया गया है। तलाश में देखें, अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है, जबकि स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात की गई है। अगर स्टेट्समैन में देखें तो विधि के शासन की व्याख्या की गई है। क्रीटो में सुकरात को दिए गए विध के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया गया है कि जब सुकरात को विध दिया गया था तो उस समय जो है क्रीटो उपस्थित था वहाँ पर, और उस समय जो है सुकरात ने कहा था कि क्रीटो क्या तुम मेरा जो है सेवा करोगे, और जो मैंने एक उदाहरण लिखा है उसको क्या तुम पूरा कर पाओगे। तो वहाँ पर क्रीटो जो है काफ़ी अधिक रोता रहा उस समय, और पूरी सभा जो थी सभा के सामने उसको इसका प्याला पीने के लिए दिया गया था। तो काफ़ी देर तक जो है वहाँ पर रोते रहे, और फिर क्रीटो ने कहा था कि ठीक है हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे और आपका जो भी कर्ज है हम वो चुकता करेंगे। हाई स्कूल की 10th बुक में सोक्रेटिस, कुछ लोग इसको जो है साक्रेटिस कहते हैं, इस नाम से चैप्टर भी है, सभी लोगों ने यूपी बोर्ड में जो है पढ़ा होगा, और उसी में ये है कि जो है कि क्रीटो में सुकरात को दिए गए विध के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लेटो की चिंतन पद्धति। अब प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में देखते हैं तो पहला पॉइंट है द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग। यानी कि प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति है, विश्लेषणात्मक पद्धति है एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो द्वंद्वात्मक पद्धति का सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो वाद विवाद की कला को ही द्वंद्वात्मक पद्धति कहा गया है। इसमें हम लोग वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, द्वंद्व होते हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विचारों के लिए, तो उससे जो है हम वाद विवाद की भी संज्ञा ले सकते हैं कि ये द्वंद्वात्मक पद्धति है सामान्य। विश्लेषणात्मक पद्धति का क्या तात्पर्य है? तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से किसी भी वस्तु का विश्लेषण करने से विश्लेषणात्मक पद्धति है। निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? यह प्लेटो की अध्ययन पद्धति है प्रमुख रूप से। निगमनात्मक पद्धति, अगर प्रश्न आता है कि प्लेटो ने कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है, तो प्लेटो ने जो है निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर या समस्त से व्यस्त की ओर निष्कर्ष निकालने से होता है। आगमनात्मक अब पद्धति देख लेते हैं। वैसे इंग्लिश में इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं और निगमनात्मक को डिडक्टिव कहते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? विशिष्ट से समस्त की ओर निष्कर्ष निकाला जाता है, जबकि इसका उल्टा जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, वो निगमनात्मक होता है। फिर है आपका लास्ट ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति को अगर देखें तो अतीत में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एकेडमी 386 ईसा पूर्व में यूरोप का प्रथम विश्व विद्यालय। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना 386 ईसा पूर्व में की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है।
अगर आपको गणित का ज्ञान नहीं है तो आप एकेडमी में प्रवेश नहीं ले सकते। अगर आपको एकेडमी में प्रवेश लेना है तो इसके लिए गणित का ज्ञान होना अत्यंत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सद्गुण ही ज्ञान है, सुकरात ने बताया। सुकरात के अनुसार क्या बताया गया है? सद्गुण ही ज्ञान। इसका अर्थ क्या है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ही ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अपितु तथ्यों के पीछे निहित सत्य, सत्य मतलब गुण को जानना चाहिए और उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान होना चाहिए। सद्गुण वह है जो व्यक्ति या समाज के लिए सत्यम एवं व सुंदरम मूल्यों की स्थापना करता है, उसे ही सद्गुण कहा जाएगा। जो व्यक्ति या समाज के लिए सत्यम एवं सुंदरम जैसे गुणों को समाविष्ट कर सके, और ऐसे सद्गुणमयी दृष्टि केवल प्रत्ययवादी ज्ञान दर्शन से ही प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को प्लेटो दार्शनिक कहते हैं। सत्य ही वास्तविकता है और मनुष्य की इच्छाएं गौण होती हैं। सत्य का ज्ञान विवेक से ही हो सकता है, अतः विवेकी व्यक्ति ही शासन करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। ये प्लेटो ने बात कही। उनके अनुसार विचार वे स्वरूप हैं जो किसी सुंदर वस्तु की सुंदरता का निर्माण करते हैं, और उन सुंदर वस्तु की सुंदरता का जो निर्माण करते हैं उन्हें हम जान सकते हैं, उनके विषय में हम सोच सकते हैं, उन्हें अमूर्त अस्तित्व रूप से याद भी कर सकते हैं तथा उनके प्रति अंतर्दृष्टि के कार्यों से प्रेम भी कर सकते हैं। इसलिए बताया है विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई। नेक्स्ट पॉइंट है सत्य सदैव स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। कहने का आशय है सत्य सदैव एक रूप में स्थित रहता है, अर्थात सत्यमेवोत्तरो लोके सत्ये धर्मा सदा रहता है। कहने का आशय है लोक में सत्य ही ईश्वर है, धर्म सदा सत्य में ही रहता है। वेद शास्त्र एवं पुराणों में भी ये बात कही गई है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। सत्य का स्वरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है, परंतु जो उसकी परछाई है उसके अनुसार सत्य की परछाई परिवर्तित हो सकती है, परंतु सत्य सदैव स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता। उसके स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो उसका अपनापन है सत्य का वो स्थायी और दृढ़ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो सद्गुणी होगा वह स्वयं भी न्यायी होगा और राज्य में भी न्याय की स्थापना करेगा। इससे नगर व राज्य के सारे दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि जब राज्य में न्याय की स्थापना होगी, व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही सदाचारी सद्गुणी होगा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि जितने भी नगर राज्य के दोष होंगे उनको समाप्त किया जा सकेगा और आदर्श राज्य की व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी। अतः प्लेटो के राज दर्शन का तार्किक परिणाम ये रहा कि उन्होंने दार्शनिक शासन की संज्ञा दी है। इसी पर पार्कर महोदय एक कथन कहते हैं, दार्शनिक राजा प्लेटो की राज्य रचना की पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। यानी जो दार्शनिक राजा है वो प्लेटो की राज्य रचना की पद्धति का न्याय संगत परिणाम ही है, जिसके माध्यम से एक आदर्शवादी दार्शनिक राजा की उत्पत्ति की गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जिसमें हम जो है प्लेटो के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो के दार्शनिक विचार पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट है आपका प्लेटो के शैक्षिक विचार। प्लेटो के दार्शनिक विचारों को जो है 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है आदर्शवाद संबंधी विचार, इसमें हम लोग प्लेटो का आदर्शवाद, नैतिक आदर्शवाद की तत्व मीमांसा का अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है जगत संबंधी विचार, इसमें विचार या प्रत्ययों का जगत तथा भौतिक जगत का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान संबंधी विचार, ज्ञान संबंधी विचार में ज्ञान संबंधी विचार और ज्ञान के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा संबंधी विचार, और आत्मा संबंधी विचारों में हम आत्मा से संबंधित विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे।
अब इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट प्लेटो का आदर्शवाद। अब प्लेटो का आदर्शवाद देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आदर्शवादी विचारधारा का पोषक। प्लेटो को आदर्शवादी विचारधारा का पोषक माना जाता है। इन्होंने ही आदर्शवादी विचारधारा की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और जिसके आधार पर इन्हें आदर्शवादी विचारधारा का पोषक माना जाता है। और वो विचारधारा कौन सी थी? वो विचारधारा थी जो इन्होंने नैतिक आदर्शवाद की स्थापना की। उस नैतिक आदर्शवाद विचारधारा के कारण ही आदर्शवादी विचारधारा का पोषक भी इन्हें माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम आदर्शवादी दार्शनिक। अब आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक तथ्यों की अपेक्षा मानव विचारों और आदर्शों की आध्यात्मिकता को अधिक महत्व प्रदान करते हुए मनुष्य तथा उसके मस्तिष्क के अध्ययन पर बल देते हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों में कौन कौन से हुए थे? जैसे थेल्स, जेनोफेनीस, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, हीगले आदि के नाम अति उल्लेखनीय। इनमें थेल्स सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत किए। थेल्स के पश्चात डेमोक्रीज ने अद्वैतवाद और उनके बाद यूनान के सुकरात का नाम आता है। सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लेटो ने आध्यात्मवादी दर्शन को प्रस्तुत किया जिसे आदर्शवाद की संज्ञा दी गई। इसीलिए इन्हें प्रथम आदर्शवादी दार्शनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय ऑब्लिक विचार ही सत्य एवं अंतिम वास्तविकता है। उनकी धारणा ही उनके आदर्शवाद का सार तत्व है। कहने का अर्थ है आदर्शवाद विचारों या प्रत्ययों को ही सत्य एवं अंतिम वास्तविकता मानते हैं। उनकी यह धारणा ही उनके आदर्शवाद का सार तत्व है। इसीलिए इसे विचारवाद की भी संज्ञा दी गई है। आदर्शवाद को एक अन्य नाम से हम विचारवाद के नाम से जानते हैं जो कि प्लेटो के आदर्शवाद से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्त वस्तु या पदार्थों का सार ही प्रत्यय जगत का निर्माण करता है। प्रत्यय का आशय उस विचार से नहीं है जिसका अस्तित्व हमारे मस्तिष्क में रहता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो विचार होते हैं वह अस्थायी होते हैं और बाह्य जगत को किसी भी घटना के समान क्षणभंगुर होते हैं। विचार समस्त वस्तुओं या पदार्थों में निहित गुण है और यह गुण भी उस वस्तु का सार है। अतः कहा जा सकता है समस्त वस्तु या पदार्थों का सार ही प्रत्यय जगत का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय विचार वास्तविकता की दैवीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। प्लेटो का कथन है कि यह प्रत्यय विचार वास्तविकता की दैवीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यह प्रत्यय विचार के विश्व रूप हैं जिनमें शिवम का सर्वोच्च शिखर अपनी अभिव्यक्ति करता है। सुप्रीम आइडिया ऑफ गुड शिवम का सर्वोच्च शिखर अपनी अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट है प्लेटो का आदर्शवाद निरपेक्ष विचारों पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार विचार वे स्वरूप हैं जो किसी सुंदर वस्तु की सुंदरता का निर्माण करते हैं। उन्हें हम जान सकते हैं, उनके विषय में सोच सकते हैं, उन्हें अमूर्त अस्तित्व से याद कर सकते हैं तथा उनसे अंतर्दृष्टि के कार्यों के माध्यम से प्रेम भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो सत्यम शिवम सुंदरम को निरपेक्ष विचार मानते हैं जो कि परमात्मा के गुण हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्लेटो का आदर्शवाद निरपेक्ष विचारों पर आधारित है। इसी में सीसी मैक्सी ने कहा है प्लेटो आदर्शवादियों, भावुकतावादियों, क्रांतिकारियों तथा राजनीतिक दर्शन के स्वप्नदर्शी दार्शनिक के पिता हैं जो प्राचीन के लिए नवीन विश्व में आस्था रखते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नैतिक आदर्शवाद की तत्व मीमांसा। नैतिक आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, इसमें हमारा पहला पॉइंट है प्लेटो का तत्व ज्ञान यूनानी दार्शनिक
प्रोटेगोरस तथा सुकरात के तत्व ज्ञान से प्रभावित था। यानी कि प्लेटो का जो तत्व ज्ञान है वो यूनानी दार्शनिक प्रोटेगोरस तथा सुकरात के तत्व ज्ञान से प्रभावित है, क्योंकि प्रोटेगोरस के ये संपर्क में आए हुए थे जब ये अपने क्षेत्र को छोड़ करके जो है बाहरी देशों का जो है भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर प्रोटेगोरस के संपर्क में आए थे। और इसके पहले जो है 20 वर्ष की अवस्था में ही जो है इन्होंने सुकरात के संपर्क में अपने आप को शिष्य के रूप में ग्रहण किया और सुकरात के तत्व ज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुए, प्रोटेगोरस के ज्ञान से प्रभावित हुए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो प्लेटो का तत्व ज्ञान है वो कहीं ना कहीं यूनानी दार्शनिक प्रोटेगोरस तथा सुकरात के तत्व ज्ञान से ही प्रभावित था, क्योंकि जब व्यक्ति किसी के संपर्क में रहता है, चाहे वो शिष्य के रूप में हो या संपर्क के सूत्र के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित जरूर होता है। और उसी के लिए यहाँ पर ये रखा गया है कि प्लेटो का जो तत्व ज्ञान है वो यूनानी दार्शनिक प्रोटेगोरस तथा सुकरात के तत्व ज्ञान से प्रभावित है। परंतु उनके विचारों को प्लेटो ने थोड़े परिवर्तन के साथ किया। लेकिन एक बात ये भी कही जा सकती है कि जो आगे चल करके प्लेटो ने जो उनके तत्वज्ञान को स्वीकारा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन के फलस्वरूप ही जो है उनके विचारों को स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सुकरात के द्वारा जो प्रतिपादित अनुभवजन्य सत्य के सिद्धांत को उन्होंने अल्प सत्य ही माना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सुकरात ने कहा था कि अनुभवजन्य जो सत्य है, ये सिद्धांत हैं, वो हमारे अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी कि हम उनको या तो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक रूप से व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाते हैं, तब हम उनके बारे में जो है अनुभव जो प्राप्त करते हैं उसके आधार पर उस चीज़ों को जो है सत्य मान लेते हैं, ऐसा सुकरात ने कहा था। लेकिन इस चीज़ को जो है उन्होंने अल्प सत्य माना। उनका कहना था प्लेटो का कि जरूरी नहीं है कि जो अनुभवजन्य हमारा ज्ञान है या जो हम अनुभवजन्य सत्य को स्वीकार करते हैं वो हमेशा हर एक परिस्थिति में एक समान या सत्य ही प्रमाणित हो। इसलिए उन्होंने जो है इसको अल्प सत्य माना। फिर पूर्ण सत्य विवेक से उत्पन्न विचार हो सकता है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटो का विचार है पूर्ण सत्य विवेक से उत्पन्न विचार हो सकते हैं। यानी कि जो विचारों की प्राथमिकता है ये हमारे पूर्ण सत्य विवेक पर आधारित होने चाहिए। और इसी पर प्रोटेगोरस ने कहा है, इंद्रिय ग्राहक जगत की सत्ता स्वीकार करते थे परंतु इसके पीछे किसी अदृश्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो हम जगत यानी कि जो संसार की वास्तविकता की सत्ता है उसको हम स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अगर इसके पीछे कोई अदृश्य सत्ता है तो उसको हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा प्रोटेगोरस ने कहा था। परंतु प्लेटो ने जो है उनके इन विचारों को परिवर्तन करने के साथ स्वीकार कर लिया। अर्थात उनका क्या कहना था कि यह इंद्रिय जगत की व्यवहारिक सत्ता को ही स्वीकार करते थे। यानी जो प्लेटो थे वो केवल इंद्रिय जगत की व्यवहारिक सत्ता को ही स्वीकार करते थे। और इसके बाद प्लेटो ने जगत संबंधी विचार प्लेटो के दार्शनिक विचारों के द्वितीय पक्ष में है। उनके जगत संबंधी विचारों का अवलोकन हम लोग निम्नलिखित भागों में करेंगे। इसमें हमारा आ जाता है जगत संबंधी विचार। जगत संबंधी विचारों में जो है पहला पार्ट है आपका विचार या प्रत्ययों का जगत। विचार या प्रत्ययों का जगत, इसमें हमारा पहला पॉइंट बताया गया है कि वास्तविक जगत विचारों का जगत होता है। द रियल वर्ल्ड इज दैट ऑफ आइडियाज। यदि कोई वस्तु सत्य है तो वह केवल विचार है और कुछ नहीं। भौतिक जगत का व्यक्तित्व भी केवल विचारों पर ही निर्भर है। यानी कि जो हमारे आसपास की चीज़ों हैं उनकी अगर हम व्यक्तित्वता की बात करें तो वो भी केवल विचारों पर ही डिपेंड रहती है। यह इंद्रिय गोचर जगत मात्र केवल एक भ्रम है। यहाँ पर भारतीय दर्शन की छाप मिलती है, जिसके अनुसार ये भी बताया गया है कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है और जगत। प्लेटो ने ये प्रमुख बात यहाँ पर बताई है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत ब्रह्म ही केवल पूर्ण है, अन्य सब अपूर्ण तथा दोषपूर्ण है। अतः मनुष्य मात्र अपूर्ण है, केवल ईश्वर ही पूर्ण है। इसलिए प्लेटो ने इस अपूर्ण जगत से परे एक शाश्वत पूर्ण एवं वास्तविक जगत की कल्पना की है, जहाँ सभी वस्तुएं मिल सकती हैं या वस्तुएं आदर्श रूपी होती हैं, जिनकी छाया के समान इस जगत की वस्तु।
ऐसा विचार बाद में कांट ने प्रकट किया। प्लेटो के अनुसार विचारों का जगत शाश्वत, पूर्ण, अपरिवर्तनशील एवं चिरंतन है। कहने का आशय है कि जैसे सुंदर नारी, सुंदर साड़ी, सुंदर वस्तुएं आज सभी सुंदर होंगी, परंतु यह सभी नष्ट हो जाएंगी और सुंदरता का विचार नष्ट नहीं होगा। इस दृष्टि से सुंदरता का विचार मौलिक एवं शाश्वत है। आगे प्लेटो के विचार के सिद्धांत के अनुसार विचार जगत मानसिक सूचना, स्वयंभू और उनको निरपेक्ष माना गया। तो इस तरह से यहाँ पर विचार या प्रत्ययों के जगत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हाँ लगा स्लाइड में दीजिए। भौतिक जगत के बारे में बताया, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ है, अगर ज़्यादा हम भी है भौतिक वो जगत है। की बात करते हैं तो भौतिक जगत में पहला पॉइंट है भौतिक जगत के पदार्थ, विचारों की प्रक्रियाएं अथवा छाया। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट आर कॉपीज ऑफ आइडियाज। यानी कहने का आशय है भौतिक जगत के सभी पदार्थ जो हैं वो नाशवान हैं। उनके अनुसार इसमें क्या बताया गया है, शाश्वत, पूर्ण, अपरिवर्तनशील, चिरंतन विचारों वाले आध्यात्मिक जगत की तुलना में नाशवान पदार्थ वाला भौतिक जगत केवल एक झलक मात्र है। वस्तु जगत जिसका इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है एक अस्थायी, नश्वर एवं परिवर्तनशील जगत है। यह केवल एक छाया मात्र है। इस जगत में जो वस्तुएं या पदार्थ पाए जाते हैं वह सब विचार जगत के प्रति उनकी नकल मात्र है और यह बनावटी, अपूर्ण, वास्तविक, नाशवान और अस्थायी होते हैं। किंतु विचार जगत के प्रत्ययों का कभी नाश नहीं होता। यानी कि जैसे सुंदर नारी है, सुंदर फूल हैं, सुंदर वस्तु हैं, सुंदर चित्र हैं इत्यादि सभी सुंदर हैं, या सभी नष्ट हो सकती हैं, परंतु हमारे विचार जो है कभी नहीं नष्ट होते। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, प्रत्येक विचार का आधार ही पार्थिव या भौतिक जगत की वस्तुओं का अस्तित्व है। यानी कि जो भौतिक जगत की वस्तुएं ही हैं ये प्रत्येक विचार का आधारभूत तत्व हैं, जिन्हें जो है प्लेटो ने बता दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लेटो के ज्ञान संबंधी विचार, प्लेटो थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही धर्म है और अज्ञान अधर्म। यानी कि प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वही हमारा धर्म है और अज्ञान जो है वो अधर्म के रूप में है। यानी कि जब हमारे पास नॉलेज होगा हम उसको सुचारू रूप से जो है सक्रिय शासन की भूमिका में रहते हुए अपनी अपनी भागीदारी को अदा करेंगे तो वह एक हमारा धर्म का रूप ले लेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो अज्ञान है वो अधर्मता की ओर जो है हमें प्रदर्शित करता है। और उसमें बताया गया कि वास्तविक ज्ञान कभी अधर्म नहीं करता। यानी वास्तविक रूप से ज्ञानी व्यक्ति है वो कभी भी अधर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म ही उसका स्वरूप है और यह ज्ञान ही परम आनंद है। यानी कि जो ज्ञान है वो परम आनंद है और धर्म जो है वो उस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रिय सुख के ऊपर भावना सुख है। यानी कि इंद्रिय सुख तो होती ही होती हैं, उसके ऊपर भी एक है भावना। भावना सुख के ऊपर बुद्धि सुख है और जो बुद्धि सुख के ऊपर स्वानुभूति सुख है। यानी कि इसमें बुद्ध लिखा है, बुद्ध नहीं बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि सुख के ऊपर स्वानुभूति सुख। इस तरह से जो है इन्होंने एक श्रेणी बताई है कि किस तरह से जो है हम सुख के ऊपर सुख को, इंद्रिय सुख के ऊपर भावना सुख, भावना सुख के ऊपर बुद्धि सुख, बुद्धि सुख के ऊपर जो है स्वानुभूति सुख का लाभ उठा सकते हैं। इसमें यह बताया गया है अज्ञानी जन इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट होते हैं। यह इंद्रिय सुख निरंतर बढ़ने वाली खाद के समान है। इसे खुजलाने में सुख की भ्रांति होती है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, सुख बढ़ता चला जाता है। जितना अधिक ज्यादा हम खुजली करते जाते हैं उतनी ही अधिक ज्यादा जो है लालिमा हमारे शरीर में चकत्ते निकलते चले जाते हैं और उस समय तो हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में जो है उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही दुखदायी और कष्टपूर्ण होता है। रिपब्लिक में भी प्लेटो ने कहा है, क्या बात कही है, यह लोग विषय सुख के प्रति निरे पशुओं के समान है। यानी कि इनकी तुलना जो है अगर विषय सुख के प्रति देखी जाए, प्रयोग यानी कि सब्जेक्ट के प्रति देखी जाए सुख के प्रति, तो निरे पशुओं के समान है। इनकी दृष्टि नीचे है और शरीर पृथ्वी पर सुत रहे हैं। या लोग खाते पीते तो हैं और मुटाते भी हैं और संतानों पत्ते लगे रहते हैं,
यानी कि केवल एक कार्य संतान में उत्पत्ति है, बस उसी कार्य में ये लोग लगे रहते हैं। पशुओं के समान है, दृष्टि भी ठीक इनकी ठीक नीचे है और जो इनका शरीर है वो झुका रहता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट कि प्लेटो ने जो है ज्ञान के स्रोत बताए हैं, और इनमें जो है ज्ञान के स्रोतों में जिसे हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो इन ज्ञान के स्रोतों में 3 स्रोतों को जो है प्रमुख रूप से जो है प्लेटो ने बताया है। पहला पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारी दशेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, स्वादेंद्रिय आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आदि के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, अर्थात देखना, सुनना, छूना, सूंघना, स्पर्श करना आदि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान को प्लेटो सच्चा ज्ञान नहीं मानता। यद्यपि कि ये सच्चा ज्ञान है, क्योंकि हम जो देख करके जानेंगे, सुन करके जानेंगे, छुएंगे, स्पर्श करेंगे या सूंघेंगे, वास्तविकता में तो हमारा ज्ञान यही चीज को जो है सच्चा ज्ञान नहीं मानते। दूसरा पॉइंट है किसी वस्तु या पदार्थ के विषय में अपनी सहमति। प्लेटो का विचार था कि व्यक्ति वस्तुओं के प्रति अपने एक ही वस्तु के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मत भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि व्यक्ति भिन्नता के कारण ही एक ही वस्तु के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को जो है संसार के बारे में लिखने के लिए कह दिया जाए, तो संसार के बारे में जितने भी व्यक्ति या बालक होंगे उन सभी के अपने विचार जो है अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि ये क्यों होता है? ये होता है वैयक्तिक भिन्नता के कारण, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं गुणों में भिन्न जरूर होता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामवेगिक रूप से हो, या जो है ज्ञान के स्वरूप हो, किसी भी क्षेत्र में ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं भिन्न जरूर होता है। इसी को जो है प्लेटो ने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के विषय में अपनी सहमति अलग अलग हो सकती है। अतः इससे भी सहमत वो नहीं थे, जो ज्ञान के स्रोत के लिए बताया गया। तीसरा पॉइंट था मस्तिष्क जन्य ज्ञान। मस्तिष्क जन्य ज्ञान के प्रति बताया है कि मस्तिष्क जन्य ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, यानी कि उपरोक्त दोनों बातों का खंडन कर दिया कि जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है वो ज्ञान प्लेटो नहीं मानते थे। दूसरा है किसी वस्तु या पदार्थ के विषय में जो अपनी सहमति थे वो इससे भी सहमत नहीं थे, यानी कि सहमति उन्होंने नहीं प्रदान की पूर्ण रूप से, थोड़ा थोड़ा सहमत हो सकते थे। तीसरा जो बताया मस्तिष्क जन्य ज्ञान, तो मस्तिष्क जन्य ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, और उसमें उन्होंने किसको बताया है? सत्यम, शिवम और सुंदरम आदि गुण निहित होते हैं इसमें, इसलिए जो है इस ज्ञान को उन्होंने जो है सर्वोत्कृष्ट माना है। और इस ज्ञान के सार्वभौमिक सत्यता का प्रतिबिंब भी पाया जाता है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम के गुणों से सुसज्जित जो ज्ञान होगा वो मस्तिष्क जन्य ज्ञान होगा। उसमें उन सभी भौतिक जगत की चीजों का समावेश होगा जो यथार्थ ज्ञान को जो है बताएगा। ऐसा जो है प्लेटो का कहना था, और उन्होंने मस्तिष्क जन्य ज्ञान को सबसे अधिक ज्यादा सर्वोत्कृष्ट माना है। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है आत्मा संबंधी विचार। अब अगर हम प्लेटो के आत्मा संबंधी विचारों की बात करें तो इसमें बताया गया है विचार जगत को ईश्वर का मन माना गया है, यानी कि जो विचारों का जगत होता है ये ईश्वर का मन माना गया है, तथा विचार ईश्वर प्रसूत विचार आत्मा से संबंधित है। जो विचार है ईश्वर प्रसूत विचार हैं और ये आत्मा से संबंधित होते हैं। इसमें विचारों को जो है ईश्वर प्रसूत का मतलब है ईश्वर से संबंधित माना गया है, और विचार जो हमारे अंदर आते हैं वो आत्मा से संबंधित आते हैं। जो हमारी आत्मा चाहती है, आत्मा सोचती है, आत्मा जो है हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, हमारा जो इनर कॉन्शियस है उसके अंदर से जो विचार आते हैं वही हमें बताते हैं। आत्मा की अमरता कहने का आता है सेकेंड पॉइंट है, आत्मा अमर तथा शाश्वत है, यानी कि जो आत्मा का स्वरूप है वो अमर है, शाश्वत है, और इसका शरीर में आने से पूर्व भी अस्तित्व रहता है, यानी कि शरीर में आने से पूर्व भी अस्तित्व रहता है, ऐसा बताया गया है। यानी कि प्लेटो का पुनर्जन्म का सिद्धांत पर विश्वास था, और इसी कारण उन्होंने जो है इस बात को जो है बताया भी हुआ है कि जो शरीर में आने से पूर्व भी जो है अस्तित्व में रहता है। अब आत्मा के संबंध में देखिए श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, वसांति जीर्णानि यत्
तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्याति संयाति नवानि देहि। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा भी है जो पुराने शरीरों को त्याग करके नवीन शरीर को धारण करती है, और यही अमर तथा शाश्वत सत्य है। नेक्स्ट श्लोक में श्रीमद् भगवत